Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in today's lecture of the determination of equilibrium level of income, output and employment according to Keynesian view. So in the last lecture we discussed about the determination of equilibrium level of income, output and employment according to the classical view, and in that we use two methodologies to determine the equilibrium level, and one is the aggregate demand aggregate supply approach, and second one is the saving investment approach. In the same way as the classicals has done, the Keynes also uses two approaches for the determination of income and output, and that is aggregate demand aggregate supply approach, and second one is the saving and investment approach. So we today in our lecture discuss both these type of methodologies to determine the equilibrium level of income, output and employment by the Keynesian approach. So first of all we use Keynesian approach for the determination of equilibrium level of income and output. तो जैसे हमने क्लासिकल के केस में किया था वैसे ही हम जो है वो केन्स के केस में भी करने वाले हैं कि जैसे क्लासिकल जो है वो कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं ताकि वो अपने रूल को, अपने लॉ को, अपनी मेथोडोलॉजी को, अपने मेथड को फेल होने से बचा सके। इन द सेम वे केन्स भी कुछ अजम्पशंस जो है वो लेके चलता है कि वो उसका जो एनालिसिस है वो कौन सी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब कहने का ये है कि जब हम केन्स का एनालिसिस जो है वो स्टडी करेंगे तो उस टाइम पर हमें इन सारी assumptions को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। If we have to follow these assumptions only then we can determine the equilibrium level according to Keynesian approach। और ये जो assumptions मैं आपको अभी कराने वाला हूं ये कोई नई assumptions नहीं है, ये जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो किया था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी टू स्कूल्स ऑफ थॉट, टू स्कूल्स ऑफ थॉट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसमें हमने जब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट किया था तो उसके साथ हमने केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको भी डिस्कस किया था। तो उस टाइम पर हमने जो केन्स की अजम्पशंस की थी बिल्कुल सेम अजम्पशंस जो है वो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। एक्चुअली केन्स की ये जो अजम्पशंस हैं वो क्यों हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि जब केन्स ने 1929 से लेके 1932 तक की ग्रेट डिप्रेशन देखी और उसने ये देखा कि जो क्लासिकल व्यूज हैं वो इस सारी जो ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको लगा भी जो क्लासिकल थॉट हैं उनके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो जरूर है। तो उसने उन सारी मिस्टेक को जो है वो ढूंढा और उसके बेसिस पे उसने अपना एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करवाया। अब जैसे अगर हम केन्स की फर्स्ट अजम्पशन की बात करें तो केन्स की जो फर्स्ट अजम्पशन है वो है कि जो भी केन्स का एनालिसिस है दैट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस। हम जितनी भी अजम्पशंस यहां पे केन्स की मेंशन करेंगे वो सारी अजम्पशंस जो हैं वो क्लासिकल के अगेंस्ट होंगी। जैसे मतलब जो हमने क्लासिकल में बात की थी केन्सियन टोटली उससे इनवर्स चलेगा। कैसे चलेगा अभी इस लेक्चर के अंदर हम वही बात जो है वो करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं द इकोनॉमी विल बी इन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ओनली इन द लॉन्ग रन। ओके जो क्लासिकल्स हैं वो क्या करते हैं, वो लॉन्ग रन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर आएगा, और वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा वो आपको शॉर्ट रन में देखने को नहीं मिलेगा बट वो आपको लॉन्ग रन के अंदर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं द मेजर लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इज दैट द क्लासिकल इकोनॉमी डजंट डिफाइन द टेन्योर ऑफ दैट लॉन्ग रन। कि
वो जो लॉन्ग रन है उसका टेन्योर क्या है, वो लॉन्ग रन जो है वो कितने ईयर का होगा, वो 10 ईयर का है, 20 ईयर का है, 200 ईयर का है, 500 ईयर का है, वो कितना है, तो उन्होंने बताया नहीं। तो केन्स कहता कि आप तो जब लॉन्ग रन की आप डेफिनेशन नहीं दे रहे हो कि लॉन्ग रन आप कितने इयर्स का लेके चल रहे हो, तो हम आप पे कैसे बिलीव करें कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी। आपने कहा कि लॉन्ग रन के अंदर आएगी, बट दैट लॉन्ग रन शुड हैव अ लिमिट, कि आपका जो लॉन्ग रन है उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। क्या बोलिए कि हमारे लिए जो लॉन्ग रन है वो 10 ईयर का है, या हमारे लिए जो लॉन्ग रन है वो 20 ईयर का है या 50 ईयर का है। आप तो सिर्फ इतना कह रहे हो कि लॉन्ग रन के अंदर इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अब लॉन्ग रन की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है भी, आप बोलो कि लो जी 500 साल के बाद इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, तो 500 साल तक तो हम जिंदा ही नहीं रहने वाले। तो केन्स ने कहा भी जो भी एनालिसिस होने चाहिए वो शॉर्ट रन के अंदर होने चाहिए। मतलब शॉर्ट रन क्या हुआ, ऐसा टाइम पीरियड हुआ जो अभी करंट टाइम के अंदर जो है वो चल रहा है। मतलब जो भी आपका एक फाइनेंशियल ईयर है या जो भी आपका एक अकाउंटिंग ईयर है, दैट इज द शॉर्ट रन अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स जो शॉर्ट रन का जो है अपना फिनोमेना लेके चलता है उसको वो एक अकाउंटिंग ईयर के बीच में जो है वो मान के चलता है, जो इंडिया के अकॉर्डिंगली जो है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। वो कहता है जब भी इक्विलिब्रियम स्टडी करने हैं या आपने कोई भी एनालिसिस करना है, वो एनालिसिस कब होना चाहिए, वो शॉर्ट रन के अंदर जो है वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केन्स कहता है इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। हम लॉन्ग रन के अंदर सारे मर जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, हमें कैसे पता लगेगा। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपने एनालिसिस के अंदर जो है वो लॉन्ग रन की बात की है, पर केन्स अपने एनालिसिस के अंदर जो है वो शॉर्ट रन की बात करता है। नंबर 2, जो क्लासिकल है वो अपने एनालिसिस के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं, पर केन्स जो है वो कहता है कि नो, इक्विलिब्रियम शुड बी क्या होता है, वो हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो हुआ करता है। केन्स कहता है कि एक्चुअली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है उसको ही गलत कर दिया। वो कहता है कि जो इक्विलिब्रियम है उसका मतलब क्या होता है। कहता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है। हमने अभी बात की कि इकोनॉमी के अंदर जब हमने इक्विलिब्रियम स्टडी करना है, फॉर दैट वी हैव टू अप्रोचेस। वन इज द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, सेकंड इज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो हमने बात की थी कि अगर हम एडीएएस अप्रोच यूज करते हैं या हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करते हैं, इक्विलिब्रियम जो है वो सेम पॉइंट पे आएगा। मतलब एडीएएस एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो दोनों पे आना है। केन्स कहता कि अगर हम इसकी बात कर लें, वो कहता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पर आएगा जब इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल होंगे। जहां पर दोनों इक्वल हो जाएंगे वो क्या होगा, वो इकोनॉमी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। अब केन्स कहते हैं कि ये कहां पे लिखा है कि जो भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही इक्वल होंगे। वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी इक्वल हो सकता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्वल हो सकता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी इक्वल हो सकता है। कहता है एग्रीगेट डिमांड का लेवल कुछ मर्जी हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट सप्लाई का लेवल जो है वो भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये बोलिए कि इक्विलिब्रियम जो है वो वहां पर आएगा where the aggregate demand is equal to aggregate supply। पर आप ये कंडीशन कैसे लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम is struck at that point where aggregate demand and aggregate supply are equal only at the full employment level। तो वो तो full employment से पहले भी equal हो सकते हैं, which we called under employment equilibrium, और वो full employment पर भी equal हो सकते हैं, which is called full employment equilibrium, और वो full employment के बाद भी इक्वल हो सकते हैं, which we called over full employment equilibrium। तो केन्स कहता कि आप ये कह दीजिए कि जो इक्विलिब्रियम है वो उस पॉइंट पे होगा जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, पर आप कंडीशन मत लगाओ कि वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही इक्वल होंगे, वो किसी भी बात पे आ सकते हैं। तो इसलिए जो केन्स का इक्विलिब्रियम का एनालिसिस है हम उसको बोलते हैं शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम। शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम
मतलब जो केन्स का इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। वो कहता है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पर आउट ऑफ दीज थ्री जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, दैट इज द मोर रियलिस्टिक सिचुएशन एज फार एज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज कंसर्न। वो कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, आपको इक्विलिब्रियम जो है वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाएंगे, बट एट दैट पॉइंट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इकोनॉमी के अंदर जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। मतलब जितने भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दे आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो अंडर यूटिलाइज्ड जो है वो रह जाएंगे, जिसको उसने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का नाम जो है वो दिया। वो कहता है इकोनॉमी के अंदर जो ज्यादातर रियलिस्टिक सिचुएशन है वो क्या है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल है, ठीक है ना, पर वो क्या है, अब अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो हम जिस इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं, मतलब जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उतना काम कर रहे हैं, पर वी डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज कि हम क्या कर सके, हम अपने यहाँ पे सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको काम दे सके। सो वी एट प्रेजेंट आर आल्सो वर्किंग अंडर द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो कहता है कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो एक मोर रियलिस्टिक सिचुएशन है। पर केन्स ये नहीं कहता कि इकोनॉमी के अंदर कभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। वो कहता है बिल्कुल आ सकता है। वो कैसे आ सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट, वो हम इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे। केन्स इस बात को डिसरिगार्ड या जो है वो नहीं करता कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता। वो कहता है बिल्कुल आ सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा भी होता है, जिसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पर वो एक इक्विलिब्रियम की बात नहीं करता। केन्स का जो एनालिसिस है वो अपने आप के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव है। वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात भी करता है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात भी करता है, और वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात भी करता है। पर जो क्लासिकल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते थे, इसलिए हम जो क्लासिकल हैं उनको हम क्रिटिसाइज जो है वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्लासिकल जो है उनकी बात करें तो क्लासिकल का जो अगला जो थॉट था वो क्या था, वो कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। केन्स कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहता है केन्स के अकॉर्डिंगली कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज मस्ट। केन्स कहता कि एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो मस्ट है, वो जरूरी है। बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के इकोनॉमी के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं आ सकते। अब केन्स ने इस बात को क्यों बोला, अगर हम इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो क्या निकल के आता है, क्योंकि जब केन्स आया था उस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी। अब जब केन्स ने देखा कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो ग्रेट डिप्रेशन है, तो उस टाइम पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी अपने लास्ट चैप्टर के अंदर इस बात को डिस्कस करके आए हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टू टाइप्स होती हैं। वन इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डन बाय द private sector and second one is the autonomous investment which is done by the government sector। तो केन्स कहता है कि जब डिप्रेशन होता है उस टाइम पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स के प्रॉफिट होते हैं दे आर एट द ऑल टाइम लो लेवल, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी इंड्यूसमेंट जो है या मोटिवेशन जो है वो नहीं होती, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो जो इकोनॉमी के अंदर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, प्रोडक्शन और कम हो जाएगी
तो क्या होगा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और कम प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए लोगों को काम से बाहर निकाल दिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाएगा, इनकम और कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो लोग और कम डिमांड करेंगे, जब डिमांड कम हो जाएगी फिर से प्रोडक्शन कम होगी, उसके लिए फिर से एम्प्लॉयमेंट कम कर दिया जाएगा, उसके लिए फिर से इनकम कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी जो है दैट कैचेस इन द ट्रैप ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमी जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम का जो लोअर लेवल है उसके ऊपर जाना जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ऐसा अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा होने से हमने अपनी इकोनॉमी को बचाना है, सेव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस जो है वो करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लेके जो है वो आती है मार्केट के अंदर, और उससे जो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम्स हैं उनको जो है वो डिसइक्विलिब्रियम जो है सॉरी उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश जो है वो करती है। अब गवर्नमेंट वो कैसे करेगी, गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो इंक्रीज कर देगी। अब गवर्नमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, वो करेगी ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे, हमने ऑलरेडी जो ऑटोनोमस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी डायग्राम बनाई थी कि यहाँ पे हम जो है वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हम इनकम लेते हैं। लेट इट बी कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेजेंटली 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रही है, और ये आय जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की कर्व जो है वो है। अब इकोनॉमी के अंदर क्या होया, डिप्रेशन आ गया, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस ये जो ऑटोनोमस लेवल का इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ा के जो है वो 20 करोड़ पे कर देगी। अगर फिर भी डिप्रेशन सॉल्व नहीं हुई तो उसको बढ़ा के 30 करोड़ का कर देगी। अब जैसे ये 10 करोड़ वाली है इसका इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं था, वैसे ही ये 20 करोड़ वाली का भी इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ये जो 30 करोड़ वाली है इसका भी इनकम के साथ कोई लेना देना जो है वो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी इकोनॉमी के अंदर तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी के अंदर, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चीजों के अंदर पैसे लगाएगी, तो उससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी काम में पैसे लगा रही है उससे क्या होगा, उन चीजों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जिन लोगों को अब काम मिलेगा उनको इनकम भी मिलेगी, तो उनका इनकम का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। अब इनकम बढ़ेगी तो वो और डिमांड करेंगे, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो उससे और लोगों को इनकम मिलेगी, फिर वो भी डिमांड करेंगे, फिर उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर और प्रोडक्शन की जाएगी, उसके लिए और एम्प्लॉयमेंट आएगा, उससे और इनकम मिलेगी, उससे और डिमांड बढ़ेगी। तो इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। जब गवर्नमेंट के एफर्ट से इकोनॉमी के अंदर डिमांड जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, अब प्राइवेट सेक्टर को लगेगा कि अब इकोनॉमी में क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ गई है इसलिए डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है, तो हमें प्रॉफिट मिलने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो भी इन्वेस्टमेंट जो है वो करना शुरू कर देंगे। मतलब केन्स का कहना सिर्फ ये नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। केन्स ये कहना चाहता है कि जब डिप्रेशन होती है सबसे पहले गवर्नमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जब उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो आके इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बाद में होती है, पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है। तो जो केन्स है वो अपने एनालिसिस के अंदर जो है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब क्योंकि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है दैट इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, तो इसलिए वो मान के चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो क्या है, वो मस्ट है। उसकी इंटरफेरेंस के बिना
बिना इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम जो है उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर 4 की जो अजम्पशन है वो क्लासिकल और केन्जियन की मैच करती है कि दोनों ही ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या होता है, वो परफेक्ट कंपटीशन जो है वो होता है। तो हमने बात की थी कि वैसे मार्केट 4 टाइप की होती है, पर क्योंकि हमने एनालिसिस में 2 मार्केट लेनी है, एक होती है जिसको हम कहते हैं गुड्स मार्केट और एक होती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। तो वो मान के चलता है कि गुड्स मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब जो गुड्स मार्केट है, गुड्स मार्केट क्या होगी, जहां पर जाके आपको गुड्स मिलेंगी, उस गुड्स मार्केट के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब सारी की सारी जो गुड्स हैं वो एक जैसी हैं, उनके प्राइसेस जो हैं वो भी सेम है। जो प्राइस डिटरमिन होता है वो फर्म खुद नहीं करती, बल्कि द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री ऑफ दैट गुड। तो वो कैसे डिटरमिन करेगी, ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर लास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइसेस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करेंगे वहां पे प्राइस जो है वो डिटरमिन हो जाएगा। कैसे, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे होगा, केन्स कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर और फैक्टर मार्केट के अंदर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, तो अब डायग्राम जो है वो इसकी कैसे बनेगी। हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अब हम 2 डायग्राम बनाने वाले हैं। फर्स्ट डायग्राम जो है वो हम बनाने वाले हैं इंडस्ट्री की, सेकंड डायग्राम जो है वो हम बनाने वाले हैं फर्म की। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है वो बात करें, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये होता है कि सारी की सारी फर्म्स जो हैं वो सेम प्रोडक्ट बेच रही होती हैं। अब प्रोडक्ट अगर सेम है तो प्राइस भी सेम ही होगा। सपोज कीजिए कि आप मार्केट के अंदर कोई चीज परचेज करने के लिए जाते हैं, तो जितने शॉपकीपर हैं अगर सभी के पास बिल्कुल सेम चीज पड़ी हो, मतलब उनके अंदर ब्रांड को लेके, पैकिंग को लेके, कलर को लेके, डिजाइन को लेके, क्वालिटी को लेके, वेट को लेके, साइज को लेके कोई डिफरेंस ना हो, बिल्कुल चीजें एज इट इज हो, होमोजीनियस हो, तो क्या होगा, अगर सभी के पास सेम कम्युनिटीज पड़ी हैं तो प्राइस भी सेम होगा। अब क्वेश्चन उठा कि प्राइस कौन डिटरमिन करेगा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी फर्म्स हैं जो क्या कर रही हैं, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही हैं। तो जो प्राइस डिटरमिन करेगी वो करेगी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करेगी, वो सबसे पहले ये देखेगी कि जो भी कम्युनिटी का प्राइस डिटरमिन करना है उसकी डिमांड जो है वो कितनी है। तो सबसे पहले वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो है वो बना लेगी। उसके बाद वो देखेगी कि इकोनॉमी के अंदर उसकी सप्लाई कर्व जो है वो कितनी है, तो एक सप्लाई कर्व बना लेगी। जहां पर डिमांड और सप्लाई कट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस दे देगी सबको ओपी। अब ये जो फर्म है, जो इंडिविजुअल फर्म है जिसने वो कम्युनिटी बेचनी है, अब वो क्या करेगी, वो फर्म ये देखेगी, ये फर्म जो है वो देखेगी कि जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसने अपना प्राइस कहां पे डिसाइड किया, डिमांड एंड सप्लाई से। यहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है, प्राइस। अब यहाँ पे फर्म जो है उसने अपना प्राइस लेना है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली उसने अपनी आउटपुट जो है उसको सेल करना है। तो फर्म देखेगी कि जो इंडस्ट्री है उसने क्या किया, उसने ओपी प्राइस जो है वो डिटरमिन किया है। तो फर्म क्या करेगी, इंडस्ट्री से पूछेगी हाँ जी रेट कितना, तो इंडस्ट्री बोलेगी कि लो जी हमने रेट जो है वो ओपी पे फिक्स किया है। तो फर्म क्या करेगी, इसी ओपी रेट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। अब ये जो है ये बन गई एक फर्म की प्राइस लाइन। प्राइस लाइन मींस कि जो प्राइस वो है, अब जो इंडस्ट्री है उसने फर्म को ये कहा कि आपने जो भी कम्युनिटी बेचनी है, मतलब फर्म का मतलब जितनी भी फर्म्स हैं इकोनॉमी के अंदर सबको बोल दिया कि देखिए जी आप सेम कम्युनिटी बेच रहे हैं, आपको सेम रेट पे बेचनी है। सेम रेट पे बेचनी है तो वो सेम रेट कितना है, वो है ओपी। हाँ, इसमें एक जो है फ्रीडम हम आपको दे देते हैं कि हमने आपको ये कहा कि जो आपने प्राइस लेना है सभी ने मिलके वो ओपी लेना है। अब हम आपको एक फ्रीडम दे रहे हैं कि ओपी के ऊपर आप क्यू क्वांटिटी बेच सकते हो, आप पी के ऊपर जो है वो Q1 क्वांटिटी बेच सकते हो, आप पी के ऊपर जो है वो Q2 क्वांटिटी बेच सकते हो। आप क्वांटिटी कितनी बेचो वो हम आप पे छोड़ते हैं, आपका डिसीजन
डिसीजन है, आप जितनी मर्जी क्वांटिटी सेल कर सकते हो पर आप प्राइस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो हमने जो इक्विलिब्रियम बनाया वो कहां पे बनाया, वो हमने बनाया गुड्स मार्केट के अंदर, यानी कि जहां पे आपको गुड्स मिलेंगी। अब अगर इसी चीज को हम क्या करें, अब यहाँ पे हम प्राइस जो है वो छोड़ दें और प्राइस की जगह पे हम लिख दें वेजेस। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड की जगह पे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर कर देते हैं। अब लेबर मार्केट के अंदर क्योंकि केन्स जो है वो शॉर्ट रन को लेके चलता है और ये मान के चलता है कि शॉर्ट रन के अंदर लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो मान के चलता है कि जो रेट होगा वो लेबर का डिसाइड होगा। अब वो ये भी मान के चलता है कि लेबर मार्केट के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब सारे के सारे जो लेबरर्स हैं वो सेम है। अगर सारे के सारे लेबरर्स सेम है इसका मतलब उनके वेजेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो कितना वेज लेंगे तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी इंडस्ट्री डिसाइड करेगी। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है वो ये देखेगी कि डिमांड फॉर लेबर कितनी है, फिर वो देखेगी कि सप्लाई ऑफ लेबर कितनी है। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर कट होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वेजेस आ जाएंगे OW। तो वो क्या करेगी, वो सारी फर्म्स को जो है वो बोल देगी कि देखो जी हमने डिमांड और सप्लाई से जो वेजेस डिटरमिन किए ना वो है OW। तो आपको क्या करना है, आपने सभी लेबरर्स को OW वेजेस जो हैं वो देने हैं। आप किसी भी लेबरर को OW से कम वेजेस जो हैं वो आप नहीं दे सकते। दूसरी तरफ क्या होगा, ये सारे लेबरर को बोल देगी कि देखिए जी हमने जो वेजेस हैं OW डिसाइड किए हैं, कोई भी लेबरर आप में से जो है वो OW से ज्यादा वेजेस नहीं लेगा, OW से कम वेजेस नहीं लेगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये अब क्योंकि वेज है तो ये बन जाएगी एक फर्म की वेज कर्व या वेज लाइन। अब जो इंडस्ट्री है उसने क्या किया, उसने वेजेस जो है वो OW जो है वो डिसाइड कर दिए। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा। अब क्या किया गया, अब सारी की सारी फर्म्स को ये कहा गया कि हमने वेजेस जो है वो OW डिसाइड कर दिए, लेट इट बी कि OW जो है वो 200 रुपए है। तो आपने क्या करना है, सभी लेबरर जो भी आप काम पे रखोगे आपने उन सारे के सारे लेबरर को जो है वो 200 रुपए देने हैं। अब उस 200 पे आपने कितने लोगों को काम पे रखना है ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप अपना देख लीजिएगा कि आप चाहें तो 20 लोगों को काम पे रख सकते हैं, आप 200 पे चाहें तो आप 30 लोगों को काम पे रख सकते हैं, आप 200 पे चाहें तो 10 लोगों को काम पे रख सकते हैं। कितने लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है दैट डिपेंड्स अपॉन यू, पर जितने भी लोगों को काम दोगे सारे के सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको 200 रुपए जो है वो वेजेस आपको देने पड़ेंगे। तो केन्स मान के चलता है कि चाहे गुड्स मार्केट है, चाहे जो है वो जो है इकोनॉमी के अंदर लेबर मार्केट है, सभी के अंदर परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन है तो क्या होगा, सारे के सारे जो लेबरर हैं वो एक जैसे होंगे तो उनकी वेजेस भी सेम होंगी। तो वेजेस कौन डिसाइड करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। नंबर 2, जितने भी गुड्स हैं वो सारी सेम है, अगर गुड्स सेम है तो उनका प्राइस भी सेम होगा। तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री। तो ये जो अजम्पशंस हैं ये हमें केन्स के एनालिसिस के अंदर जो है वो लेके चलनी पड़ेंगी। तो केन्सियन अप्रोच जो है वो बेसिकली 4 अजम्पशन जो है वो लेके चलता है। जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी एनालिसिस होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट रन के अंदर होंगे। नंबर 2, इकोनॉमी के अंदर हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। नंबर 3, बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के इकोनॉमी के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम्स हैं वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है वो बहुत जरूरी है। नंबर 4, मान के चलता है कि लेबर मार्केट के अंदर और गुड्स मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो दीज आर द assumptions ऑफ केन्सियन एनालिसिस। सो अभी हम इसी assumptions को लेके केन्स की अप्रोच डिस्कस करते हैं कि केन्स जो है वो कौन कौन सी अप्रोचेस यूज करता है। द फर्स्ट अप्रोच used by Keynes is ADAS approach। तो AD और AS अप्रोच जो है वो क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम जो है वो उस पॉइंट पे आएगा वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट
सप्लाई। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस अप्रोच से केन्स के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम स्टडी करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक एग्रीगेट डिमांड की कर्व बनाएंगे, फिर हम एग्रीगेट सप्लाई की कर्व बनाएंगे। जहां पर दोनों इक्वल होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। तो हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व केन्स के अकॉर्डिंगली डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जस्ट उसको हमने यहां पर यूज करना है। यूज करके एक एडी कर्व बना लेंगे, एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व बना लेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे। जहां पर इक्वेट करेंगे हम कह देंगे कि लो जी यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया। सेकेंड अप्रोच जो केन्स यूज करता है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसे है, जैसे क्लासिकल्स ने यूज की थी। केन्स कहता है कि एडी और एएस की जो इक्वालिटी है वो इक्विलिब्रियम के लिए बहुत जरूरी है, पर केन्स के अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट डिमांड है वो है सी प्लस आई के इक्वल। ये हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करके आए हैं। जो एएस है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम ये दोनों सेम होते हैं, तो ये क्या है, ये होती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्योंकि जितनी भी हमारी इनकम होती है हम क्या करते हैं, उस इनकम को टू पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इधर हम क्या करते हैं, उसको एक पार्ट उसका कंज्यूम कर लेते हैं और एक पार्ट उसका सेव कर लेते हैं। तो दोनों साइड से हम कंजम्पशन जो है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास हमारी अगली अप्रोच जो है वो आ जाएगी विच इज इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट कर्व बनाएंगे, नंबर 2 हम यहाँ पे एक सेविंग कर्व बनाएंगे। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एट दैट पॉइंट हम कहेंगे इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो आ गया। तो सबसे पहली अप्रोच जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास एडीएएस अप्रोच। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि अगर हम एक लेमन से पूछें कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, तो ये कहेगा कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स हैं, अगर आप उन सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है अगर आप उसको ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, आप एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द कमोडिटीज आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। तो क्या होगा, जो कई कमोडिटीज ऐसी हैं जो लीटर में हैं, कई ऐसी हैं जो मीटर में हैं, कई ऐसी हैं जो किलोज में हैं। तो लीटर मीटर किलो इसको ऐड करना जो है वो क्या होगा, वो हमारे लिए पॉसिबल जो है वो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी एग्रीगेट डिमांड को मेजर करेंगे हम उसको कैलकुलेट करेंगे इन फॉर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम इकोनॉमी के अंदर या हम मार्केट के अंदर भी अगर हम माइक्रो लेवल पर भी बात कर लें तो मार्केट के अंदर हम कुछ डिमांड करके आए हैं, इसका मतलब क्या होता है, हमारा मतलब ये होता है कि हम इकोनॉमी के अंदर या मार्केट के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर करके आए हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं मार्केट में गया और मैंने 100 रुपीज की गुड्स की डिमांड की, इट मींस व्हाट, कि मैंने 100 रुपए की गुड्स की डिमांड की, तो मतलब मैंने 100 रुपीस की गुड्स का क्या उसके ऊपर क्या किया, मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, 100 रुपए का। तो अगर मैं 100 रुपए की गुड्स की डिमांड करता हूं, इट मींस मैं 100 रुपए की गुड्स के ऊपर उसके ऊपर 100 रुपए का ही एक्सपेंडिचर करता हूं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो अब यहां पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने कितने यूनिट्स जो हैं उनकी डिमांड की इनटू क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे प्राइस ऑफ यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट्स हैं उनकी डिमांड को प्राइस ऑफ यूनिट्स के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट्स की डिमांड को हम क्यू कह देते हैं, प्राइस को हम पी कह देते हैं। तो इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमने इकोनॉमी के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कितना किया है। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, हम अपनी एग्रीगेट डिमांड जो है उसको कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जो केन्स है वो ये कहता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी तरह की डिमांड का टोटल है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स की जो डिमांड है वो क्या है, वो दो तरह की डिमांड का टोटल है, सी प्लस
आई। इट मींस कि वो कहता है कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले कंजम्पशन जो है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इकोनॉमी के अंदर आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं। नंबर 2 आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, पहले आप कंजम्पशन को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्या करिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपको पता लग जाएगी। इट मींस अगर हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी कंजम्पशन जो है वो हो रही है। फिर हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो आ जाएगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट जो है इसका तो कोई चक्कर नहीं, क्योंकि ये तो इनकम पे डिपेंड करता ही नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की, क्योंकि हम केन्सियन एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो केन्स के एनालिसिस के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। पर जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो तो बिल्कुल इनकम पे डिपेंड करती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक इनकम का कॉलम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इनकम को क्या करेंगे, कंजम्पशन के साथ हम कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट करने के बाद हमारा एक इनकम का लेवल आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली कंजम्पशन का लेवल आ जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट वो तो ऑटोनोमस है। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम एग्रीगेट सप्लाई को कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट होगी उसकी भी बात करेंगे। तो हमारे पास दो कर्व्स जो हैं वो आ जाएंगी। वन इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, सेकंड इज एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखिए दोनों को फिर इक्वेट कर देंगे, हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो आ जाएगा। सो अब ये कैसे आएगा, एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट होगी, एग्रीगेट सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे एस्टेब्लिश होगा, वो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।